एक लड़का जो अपने माता पिता का सहारा होता है वह अपने घर से बिना बताए कहीं चला जाता है और उसके घर वाले जो होते हैं उसकी काफ़ी तलाशी करते हैं, लेकिन जब पता नहीं चलता है तो तलाशी करने के लिए अपने थाने में जाते हैं। पुलिस थाने की जो टीम होती है मदद करती है, लेकिन तब भी उसका अता पता कहीं नहीं चल पाता। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 11 महीने लग जाते हैं। पूरे परिवार वालों के सामने जब उस लड़के के बारे में पता चलता है, सिर्फ हाथ क्या लगता है उस लड़के के सिर्फ कंकाल। लेकिन जो भी सुनता है सच्चाई और जो कहानी जान पाता है वह सुनने और ना समझने की उसकी शक्ति जो होती है ये एकदम ख़त्म से होने लग जाती है। लोग सुनकर एकदम हताश हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का रायबरेली ज़िला पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 15 फरवरी का ही दिन होता है। तो रायबरेली को जीएसपी होते हैं अपने ही उसी थाने में आते हैं जो पुलिस चौकी होता है। तभी उन्हीं के सामने दो दापत्ती आते हैं, एक बुजुर्ग और एक बुजुर्ग महिला भी होती हैं। सामने आकर खड़ी हो जाती, कहने लग जाती हैं कि साहब हमारा नाम है राम दुलारी। लेकिन जो बगल में जो व्यक्ति खड़ा होता है वह महिला का ही पति होता है, चंद्रपाल। कहने लग जाता है कि साहब हम यहीं पास जो भतखोर थाना पड़ता है, बेलिया गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। साहब हमारा एक लड़का था जो ठीक 15 जनवरी साल 2014 का ही रात होता है, उसी वक्त न जाने वह कहाँ चला गया। पुलिस की टीम कहने जाती है कि आप लड़के का नाम क्या है। कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा दूसरे नंबर का ही लड़का होता है राम कुमार उर्फ रामू, जिसकी उम्र लगभग साहब वही 27 साल के आसपास ही होता है। साहब हमने उसकी तलाशी करने के लिए काफ़ी जगह अपने रिश्तेदारों में खोजबीन की, यहाँ तक कि उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन साहब उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब हम काफ़ी हताश हो जाते हैं 2 दिन बीतने के बाद, साहब अपने नज़दीकी पुलिस थाने भतखोर में जाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, लेकिन हमारे बेटे का साहब तलाशी करते हैं, वह भी कुछ अता पता नहीं पा रहे हैं। और हताश होकर साहब हम आपके पास आए हैं। अब जो वहाँ के रायबरेली के ही जो एसपी होते हैं उस समय राजेश पांडे होते हैं, वहीं पर खड़े होते हैं, एक एक बात सुनते हैं। चंद्रपाल की जब बात सुन लेते हैं, सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आप किस बेटे की जल्द जल्द तलाशी की जाए। और उसी वक्त राजेश पांडे अपने नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है भतखोर में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं आरपी रावत अपने थाने में होते हैं, और जैसे एसपी के द्वारा खबर मिलता है तुरंत ही एक्शन में जाते हैं और भरोसा दिलाते हैं साहब हम उनके बेटे रामू की तलाशी करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर, लेकिन कहीं पर अता पता नहीं चल रहा है। अब वहाँ के जो एसपी होते हैं राजेश पांडे तुरंत एक्शन में जाते हैं और उसी समय एक टीम गठित करते हैं, और वहाँ उस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं आरपी रावत को साथ लेते थे। और लेने के बाद इधर उनके बेटी की तलाशी करते हैं, काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन तब भी कहीं अता पता नहीं चल पाता। मुकदमे भी लगा देते हैं। आकर इधर चंद्रपाल से पूछताछ करते हैं कि आपके बेटे रामू का किसी से कोई दुश्मनी था, या पहले का कोई रंजिश हो, या किसी लड़की से लेन देन हो। यह बात जब सुनते करने लग जाते कि साहब हमारा जो अपना बेटा होता है रामू बड़ा सीधा सा, किसी से मतलब नहीं रखता था, अपने काम से काम रखता था। पुलिस की टीम यहाँ बात सुनती है, जब उसका से किसी से लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता था, तो आखिर वह जा कहाँ सकता, उसकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है। पुलिस जो होती है तलाशी करने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाती है, लेकिन पुलिस के हथकंडे जो होते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे तलाशी करते करते ठीक 5 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता है रामू के बारे में कुछ अता पता चल ही नहीं पा रहा था कि आखिर रामू कहाँ चला गया, ज़मीन ले गई या कहीं और चला गया।
पुलिस के मन में कुछ शंकाएं तो हो जाती कि बस करो, यह दुनिया में हो ही नहीं सकता, नहीं तो उसकी पता जरूर लग जाता। ऐसे वक्त जब बीतने लग जाता है, पुलिस की टीम जो होती है एकदम शांत पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी 26 जुलाई साल 2014 का दिन होता है। बेलैया जो गांव होता है, उसी गांव में काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो जाती है, आधी तूफान के साथ, यहाँ तक कि कई घरों में पानी भरना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच चंद्रपाल के घर में भी यही हाल हो जाता है, उनके घर में पानी रुकने लग जाता है, जिसकी वजह चंद्रपाल अब परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं पानी निकालने का कोई रास्ता बनाया जाए, और बनाने के लिए बाहर जाते हैं तो एक नाली बनाना शुरू कर देते हैं। तभी उसी बीच उनकी जो पत्नी होती है राम दुलारी, उन्हीं के पास आने लग जाती, कहने लग जाती है कि रामू के पापा, एक बार चलो, आप जो होता है राम कुमार के जो कमरा है उसके में भी पानी भर रहा है, एक बार उसके भी रास्ता बना दो। यह बात जब सुनते हैं चंद्रपाल कहने लग जाते हैं कि देखो, हम उसके कमरे में जाते नहीं, क्योंकि अपने बेटे का जो कपड़ा होता है और साथ में कुछ जो सामान होता है देखकर हमारे दिल में हलचल मच जाती है। यही बात राम दुलारी भी दोहरा देते, कह दी हम भी उसके कमरे में जाना नहीं चाहते, क्योंकि अपने बेटे के कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान देखकर हमारे दिल में भी कुछ न उमंगे होने लग जाती है। लेकिन अब मजबूरी हो जाती राम दुलारी का कहने का कि अगर पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आखिर कमरे में पानी भरेगा और दीवार भी कच्ची है, वह ढह जरूर जाएगी। लेकिन चंद्रपाल जब राम दुलारी की बात सुनते हैं, सुनने के बाद काफ़ी अपने दिल को तसल्ली देते हैं और तुरंत ही इधर रामू के कमरे में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ जो होता है साइज देखते हैं कि आखिर नाली किस तरफ बनाया जाए। तभी चंद्रपाल की जो नज़र होती है वहाँ तख्त होता है, और तख्त के नीचे पानी तो जमा होता है। देखते हैं जो मिट्टी है वह थोड़ा बहुत तो नीचे धंस चुका है। बढ़िया समझ में रह जाते हैं कि आखिर जो होता है मिट्टी का ज़मीन बड़ा टाइट है, यहाँ पानी की वजह से धंस तो नहीं सकता। उनके मन में आशंकाएं होने लग जाती हैं, सोचने लग जाते हैं आखिर मिट्टी किस वजह से धंस गई। और जैसे ही उस तख्त जो ऊपर होता है उसको हटाते हैं थोड़ा बहुत, तो देखते हैं मिट्टी और ज़्यादा दाईं तरफ धंसी पड़ी हुई है। बड़े ध्यान से देखते हैं, तभी उसी में एक व्यक्ति का अंगूठा दिखता है। देखकर वह चंद्रपाल तुरंत ही चीख पड़ते सन्न से रह जाते हैं, और उसी वक्त मिट्टी को शंकावश बड़ी तेज़ी से हटाना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं के सामने उनके अपने बेटे राम कुमार का डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ी गड़ी अवस्था में, गंध की अवस्था में दिखाई पड़ जाता है। और चंद्रपाल और साथ में उसकी जो पत्नी होती है राम दुलारी की धाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन आस पड़ोस के कानों में जब चीख चिल्लाने की आवाज़ पहुंचने की वजह से बेलहरिया गांव के जो लोग होते हैं उसी वक्त इकट्ठा हो जाते हैं। चंद्रपाल के घर में अंदर जाते हैं, पानी की वजह से पूरा घर कीचड़ पड़ा हुआ होता है, लेकिन तब भी लोग अंदर जाते हैं, नज़ारा देखते हैं। वह भी सन्न से रह जाते हैं कि उनका अपना जो बेटा होता है वह वही रामू होता है। लोग वहाँ खड़े तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है अब जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने भतकोर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी आरपी रावत जैसी खबर पाते हैं तुरंत अपने दल बल टीम को लेते हैं। यहाँ तक कि रायबरेली के जो एसपी साहब होते हैं राजेश पांडे को भी सूचना दे देते हैं। एसपी साहब तुरंत जैसे खबर पाते हैं एक्शन में आ जाते हैं, अपनी टीम को लेते हैं, फोरेंसिक टीम को भी इकट्ठा कर लेते हैं और आरपी रावत लेकर पहुँचते हैं। उसी समय बेलहरिया गाँव में अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं सही में एक तख्त है, तख्त को हटाया गया है, लेकिन जो गड्ढा है उसी गड्ढे में इधर राम कुमार का डेड बॉडी पूरी तरह सड़ी गड़ी अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन उसी के गले में एक लाल चुन्नी लपेटी गई होती है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से डेड बॉडी का वही निरीक्षण करती है, लेकिन सड़ी गड़ी अवस्था की वजह से आगे कुछ पहचान नहीं हो पाता कि आखिर मौत कैसे हो गई। पुलिस की टीम वहीं राम कुमार के बॉडी का पंचनामा भर्ती उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। आखिर पुलिस जो होती है बड़ी उलझन में फंस जाती है कि आखिर ठीक 6 महीने का वक्त बीत गया है, अब जाकर राम कुमार के बारे में इस तरह की बात लोगों के सामने निकल के आ रही है, आखिर कारण क्या हो सकता है। पुलिस की टीम वहाँ लोगों को सत्वना दिलाती है और इधर चंद्रपाल को भी तरह तरह की यकीन दिलवाती है, भरोसा दिलाती है कि आपके बेटे के साथ जिसने भी इस तरह का काम किया होगा उसको जल्दी पुलिस सजा दिलवाएगी। राम दुलारी और साथ में चंद्रपाल जो होते हैं
अपने दिल को तसल्ली रखते हैं और इस केस को सुलझाने में पुलिस की मदद करना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस के सामने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है, जिससे पता चलता है राम कुमार की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर इनके घर में सिर्फ तो राम कुमार को लेकर सिर्फ 2 ही सदस्य हैं। एक राम कुमार के अपने पिता हैं चंद्रपाल और साथ में उसकी अपनी माँ है राम दुलारी। इन दोनों के अलावा जो होता है जानी दुश्मनी इधर राम कुमार का किसके साथ हो सकता है। पुलिस काफ़ी सोच विचार करती है, सोचने लग जाती है आखिर अपने बेटे इकलौते बेटे होने के नाते राम कुमार की जान क्यों लेंगे। पुलिस भी काफ़ी सोच विचार करती है, लेकिन पुलिस के सामने जो होता है कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाता कि आखिर राम कुमार की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस की टीम जो होती है राम कुमार के हत्यारा की तलाशी करने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। और ऐसे तलाशी करते करते ठीक जो होता है घटना से 11 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी खुद चंद्रपाल जो होता थाने में पहुंचते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि हमारा ही एक अपना खुद का ही भांजा है संतोष कुमार यादव, जो ठीक पंजाब के ही अंबाला में रहता है। साहब वह कुछ साल पहले यानी कि लगभग 1 साल पहले दिसंबर साल 2013 के महीने में अपने ही साथ एक युवती लेकर आया हुआ था और आकर हमारे ही बेटे राम कुमार के साथ रिश्ता जुड़वाने के लिए फैसला ले चुका होता है। लेकिन साहब वह तो कुछ दिन रहकर हमारे बेटी की तलाशी करवाता है, लेकिन साहब वह तो निकल गया। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, इसमें संतोष कुमार का पूरी तरह से हाथ है। अब पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है। रायबरेली के जीएसपी साहब होते हैं, उनकी मदद लेती है। वह तुरंत एक्शन में आते हैं, अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो सच्चाई रखने वाला, जो अहमियत वाला जो बात होता है वह खुद संतोष कुमार ही ला सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है संतोष कुमार और साथ में उसके साथ लाई गई युवती के बारे में जब जानकारी जुटाती, पता चलता वह जो युवती है वह युवती ठीक जो होता है संतोष कुमार के ही अपने ही खुद के जीजा होते हैं। उन्हीं का एक करीबी दोस्त होता है रमेश कुमार यादव, उसी की एक अपनी बहन होती है रेखा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। पुलिस की टीम जैसे जान पाती है कि आखिर रेखा ही इसके साथ इधर अपने ही मामा के यहाँ आया हुआ था, पुलिस की टीम एक्शन में आती है। टीम जाती है और जाने के बाद संतोष कुमार यादव को ही अम्बाला से ही और साथ में अब इधर रमेश कुमार की जो बहन होती है रेखा को अपने कस्टडी में दोनों को लेकर थाने पहुंच जाती है। और पुलिस की टीम जैसी दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है और सख्ती दिखाने के बाद संतोष कुमार यादव पुलिस के सामने टूट जाता है। और रेखा पहले तो एक एक बात पुलिस के सामने रख चुकी होती है, जिसकी वजह से रेखा के सामने इधर संतोष का टूटना स्वाभाविक बन जाता है। लेकिन जो सच्चाई ठीक घटना से 11 महीने बाद रखते, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक दहल जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है रायबरेली और उसी का ही डलमऊ थाना पड़ता है और उसी का ठाकुर द्वारा एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले दिनेश कुमार होते हैं। उन्हीं का अपना एक साला होता है संतोष कुमार यादव। लेकिन दिनेश कुमार यादव जो होते हैं कुछ साल पहले अपने पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए वह ठीक पंजाब पहुंच जाते हैं और पंजाब पहुंचकर जो अंबाला होता है और वहीं रहने लग जाते हैं। लेकिन अपने साथ खुद अपने ही साले इधर संतोष कुमार यादव को भी रख लेते हैं। संतोष कुमार यादव ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, उसकी अपनी पत्नी जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन अपने जीजा के साथ रहकर वहीं रूम लेता है और लेने के बाद जो था पास एक साइकिल फैक्ट्री होती है, उसी में जाकर उसके जो अपने जीजा होते हैं दिनेश कुमार यादव और संतोष कुमार यादव दोनों मिलकर उसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक साथ सुबह जाते और सुबह शाम को एक साथ लौट आते थे। लेकिन दिनेश कुमार यादव जो होते हैं कुछ साल तो रहते हैं, कुछ साल रहने के बाद पंजाबी बाग में जाते हैं, नया किराए का एक कमरा लेते हैं और वहीं पर अपने ही साले अब इधर जाकर संतोष कुमार यादव के साथ रहने लग जाते हैं। और जब रहने लग जाते हैं तो उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं रमेश कुमार यादव, जो ठीक है इधर पटना के ही जो साधु बस्ती पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं। रमेश कुमार यादव की अपनी पत्नी होती है सुधा, जिसके टोटल एक ही बेटा जो 10 साल का बेटा होता है। लेकिन रमेश के साथ उनकी एक अपनी बहन भी रहती है।
रेखा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। लेकिन रमेश कुमार यादव जो था, कृषि विभाग की जो मशीनें बनती हैं कुटाई पिसाई गेहूं की, उसी का एक फैक्ट्री होता है बनाने वाली, उसी में जाकर वह काम किया करते थे। ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। लेकिन रमेश के ही मोहल्ले के रहना एक स्वाभाविक होता है, उसी मोहल्ले के रहने वाले दिनेश कुमार यादव भी, जिसकी वजह से दोस्ती तो करीब हो जाती है, आना जाना भी होता है। आने जाने की वजह से एक दूसरे के अगर किसी भी ऊपर दुख पड़ता तो मुसीबतों में खड़े हो जाया करते थे। तभी इधर जो होता है, इधर दिनेश कुमार यादव का जो अपना साला होता है संतोष कुमार यादव की नौकरी किसी कारणवश छूट जाती है। अब दिनेश परेशान हो जाता है। संतोष को लेकर दिनेश जो होता है अब इधर रमेश के पास पहुंच जाता है कि दोस्त, हमारा अपना जो साला है संतोष की नौकरी छूट चुकी है, हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। रमेश जैसी बात सुनता करने लग जाता है, इसमें सोचने की क्या बात है, संतोष हमारे फैक्ट्री में काम कर लेगा। और जैसे इस बात को दिनेश सुनता खुश हो जाता है और ले जाकर संतोष को रमेश की फैक्ट्री में, अब उसी जो कृषि यंत्र फैक्ट्री होता है, लेकर लगवा देता है। और संतोष और इधर रमेश दोनों मिलकर उसी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। अब इधर संतोष रमेश के साथ फैक्ट्री में आना जाना अब शुरू कर देता है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागने लग जाता है। तभी एक दिन दिनेश जो होता है रमेश के पास जाकर बैठता है। तो रमेश जो होता है दिनेश के साथ अपने दिल की बात रख देता, पारिवारिक दुखों का कहानी बताना शुरू कर देता। कहने लग जाता कि हमारी एक अपनी बहन है रेखा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास हो रही है, लेकिन उसके शादी को लेकर हमारी बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि हमारी बहन के लिए अभी तक कोई लड़का नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर हमारे अंदर आए दिन शंकाएँ बढ़ती जा रही हैं। यह बात दिनेश सुनता कहने लग जाता है कि दोस्त, इसमें सोचने की कोई बात नहीं, हमारे पास एक लड़का है जो आपके ही फैक्ट्री में काम करता हुआ, कोई और नहीं, हमारा खुद का ही अपना साला संतोष कुमार यादव है। हाँ, लेकिन संतोष कुमार यादव के ही अपने मामा हैं, जो ठीक है उत्तर प्रदेश के जो रायबरेली है का बेलैया गांव है, उसी गांव के रहने वाले चंद्रपाल यादव हैं और उनकी पत्नी राम दुराली है। लेकिन 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। श्याम कुमार सबसे बड़ा बेटा है और दूसरे नंबर का जो बेटा है राम कुमार है, और जो सबसे बड़ी बेटी होती है श्यामा। लेकिन श्याम कुमार और जो होता है इधर श्यामा दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं और श्यामा अपने ही ससुराल खुशी में जीवन बिता रही है। लेकिन हाँ, श्याम कुमार जो होता है वह भी शादीशुदा है, अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर दूसरे मकान में रह रहा है। लेकिन राम कुमार जो होता है अपने पिता और माँ की सेवा करने के लिए भरपूर जो होता है उनके कदम में लगा हुआ है। लेकिन उनकी जो उम्र होती है पूरा अचेत अवस्था में पहुँच चुकी है। राम कुमार जो होता है हटकर लड़का भी है, थोड़ी बहुत कामकाज भी जानता है और वह पास जो होता है जाकर मेहनत मजदूरी भी कर लिया करता था। यह बात जब इधर रमेश कुमार सुनता करने लग जाता है कि एक बार आप ना हमें जो होता संतोष से बात करा दीजिए, तो उसी वक्त दिनेश जाता है और उसी वक्त संतोष को भी भेज देता है रमेश के पास। रमेश से जब बात करता है रमेश को यकीन हो जाता है कि वह जो लड़का बता रहे हैं राम कुमार नाम का, वह बड़ा ही अच्छा लड़का होगा। और जैसे ही संतोष जान पाता है कि आखिर हमारे ही मामा के लड़के से राम कुमार का शादी होने वाला है, तो उस समय खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही अपने ही सामने जिस दिन बैठा होता है रमेश कुमार के घर में, उसी दिन रेखा को देखने के बाद खूबसूरती देखकर वहीं दीवाना सा हो जाता, अपने आप को ठगा महसूस कर लेता है। लेकिन वह एक चाल चलता है पाने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है लड़कियां और औरतें जो होती हैं उनकी खूबसूरती को जितना तारीफ़ किया जाए उतने ही तुम्हारी तरफ खींची चली जाती है। तो वहीं पर खड़ी रेखा होती है, लेकिन रमेश के सामने इतना तारीफ़ कर देता है इधर रेखा की खूबसूरती का, तो रेखा जो होती मुस्कुरा पड़ती है, कहने लग जाती है आखिर तुम्हारी बहन की शादी क्यों नहीं होगी, इतनी खूबसूरत जो है, चंचल भी है, पढ़ी लिखी भी है, शादी एक स्वाभाविक रूप है। लेकिन वहीं पर रमेश कह जाता है कि हमारी बहन तो शहर में पली भड़ी है, आखिर गाँव में कैसे रह पाएगी। संतोष कह देता क्यों नहीं रह पाएगी, आप उसकी शादी एक बार हमारे मामा के बेटे राम कुमार से कर दीजिए। शादी होने के बाद आपका जो बहनोई है वह बहनोई का आप जो होता अपनी कंपनी में नौकरी लगवा दीजिए। इसके बाद आपके बहनोई आपकी बहन दोनों एक साथ रहेंगे। यह बात सुनता है तो रमेश खुश हो जाता, उसी वक्त कहने लग जाता कि ठीक है संतोष, तुम अपने मामा अब चंद्रपाल से बात करा। उसी वक्त चंद्रपाल से बात कराता और कहने लग जाता मामा जी हम आपके लिए बहू लेकर आ रहे हैं, आपके बेटे रामू के लिए। यह बात चंद्रपाल सुनते हैं, कहने लग जाते हैं कि बेटा लड़की खूबसूरत होना चाहिए और चंचल भी होना चाहिए। संतोष कह देता मामा जी हम पे पूरा यकीन रखिए, हम आपके लिए एक बहू लेकर कोई खूबसूरत बहू लेकर आ रहे हैं। और उसी वक्त रमेश सुनता खुश हो जाना, कहने लग जाता संतोष तुमने हमारे दुखों का
जो पहाड़ था वह दूर कर दिया। और उसी दिन से संतोष का जो होता है रोज़ का रमेश के घर आना जाना हो जाता है और बिना रेखा का दर्शन करे जो होता है संतोष अपने काम पे नहीं निकलता। रमेश ये काम पे जाने के बाद जो था संतोष इधर रेखा के पीछे पड़ जाता, कैसे करीब अब लाया जाए। हर दिन जो होता है मंडराना शुरू कर देता है और जब कर देता है तो इधर रमेश जो होता है संतोष के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देता है कि आखिर हमारी जो अपनी बहन है उस बहन को आखिर कब ले जाओगे अपने यहाँ दिखाई कराने के लिए। संतोष कह देता है कि बस कुछ दिन और रुको, हम ले जाएंगे, लेकिन हाँ तुम्हारी बहन रेखा को वहाँ रुकना पड़ेगा चंद्रभान के पास, क्योंकि उनके घर में कोई है नहीं, आखिर उनके पास रहेगी, सेवा पानी करेगी। चंद्रभान को पसंद आ गया अपने बेटे के लिए, तुरंत जो था आपकी बहन को स्वीकार कर लेंगे। रमेश कहने लगा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी है। और तभी दिसंबर साल 2013 का महीना होता है। उसी महीने के जो दूसरा सप्ताह था उसी सप्ताह में अब इधर अम्बाला से जाकर एक टिकट लेता है ट्रेन का और उसमें 2 का नाम जुड़ाता है, एक अपनी और साथ में रेखा का, और ठीक ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन पूरे सफ़र में जो होता है रेखा के करीब जो होता है अपने हिसाब से लगा रहता है, कहीं इधर कहीं उधर करीब जाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन रेखा समझती कि आखिर जो होता है इधर संतोष चाहता क्या है। वह कुछ कह नहीं पाती लेकिन मन में रह जाती है। और लेकिन जैसे ही संतोष इधर रेखा को लेकर अपने घर पहुंचता है तो इधर संतोष की जो अपनी पत्नी होती है वह होती है अनीता। अब जैसी देखती है कि संतोष के साथ कोई लड़की है, देखकर सनस रह जाती है। लेकिन संतोष जैसे ही अपनी पत्नी अनीता के सामने खड़ा होता है तो अनीता पूछ बैठती है कौन है। संतोष कह देता है हमारे मामा का ही बहू बनने वाली है। अनीता कह देती यानी कि अरे वही जो अपने मामा का जो लड़का है राम कुमार, उन्हीं की पत्नी बनने वाली है, उसी के दिखाई के लिए हम इसको यहाँ लाए हुए हैं। अनीता यह बात सुनती है, यकीन हो जाती है और उसी दिन से अनीता जो होती है रेखा से दोस्ती बना लेती है, अपने घर में तौर तरीके से इज्जत की तरह रखना शुरू कर देती है। लेकिन संतोष जो होता है अब इधर रेखा के काफ़ी करीब आने की भरपूर कोशिश करता है। तभी देखता है उसके घर में ना एक दिन बच्चे होते ना पत्नी होती है। और इधर रेखा के करीब इतना चला जाता है, रेखा को लेकर अपने बेडरूम में पहुंच जाता है, लेकर वहीं संबंध बना देता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है यह अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में संतोष का अब रेखा के साथ चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीतने का हो जाता है। लेकिन जब अनीता को लगने लगता है कि हमारे पति तो एक रंगीले किस्म के हैं, उनका कुछ ना कुछ खिचड़ी जो होता है रेखा के साथ पक रहा है, तो उसी वक्त कुछ ऐसी बात बोल देती है जिसकी वजह से वह उसी समय रेखा को अपने साथ लेता है और लेकर संतोष कुमार अपने मामा के गांव बेलियां पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद जैसे ही चंद्रपाल देखते हैं रेखा को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि रेखा देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन रेखा अपने सामने जैसे राम कुमार उर्फ रामू को देखती है वह भी खुश हो जाती है, क्योंकि राम कुमार उर्फ रामू जो होता है देखने में काफ़ी चंचल भी होता है, स्वभाव का अच्छा भी होता है, हटकर शरीर होता है। और देख कर उसी दिन जो होती है इधर रेखा बोलना चलना शुरू कर देती है और घर में काम करने लग जाती है। और लगभग 1 दिन का वक्त बीतता है। एक दिन इधर संतोष होता रहता है, लेकिन वहाँ से तुरंत अपने घर चला जाता है। अब रेखा इधर राम कुमार से मिलजुल कर व्यवहार बनाना शुरू कर देती है। लेकिन राम कुमार जो होता है शादी के पहले वह गलत काम करना नहीं चाहता था, जो संतोष ऑलरेडी कर चुका होता है। सोचता शादी के बाद सब किया जाएगा, लेकिन रेखा अपने पति का दर्जा देकर वह उधर अपने ससुराल में बिन शादी के रहने के लिए पूरी तरह से राजी हो जाती है। लेकिन 3 दिन तो बड़े खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बिताती है। लेकिन रेखा को जब लगने लग जाता संतोष के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी, और दूसरी तरफ संतोष भी जो होता है रेखा के बिना अपने आप को अधूरा समझता है और तभी मौका निकालता है। और मौका निकालने के बाद इधर जो था खुद ही मामा के गांव अब बेलैया पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो शाम का टाइम हो जाता। शाम के टाइम में इधर राम कुमार जो था दूसरे कमरे में सो रहा होता है और उसके जो माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। लेकिन इधर रोज़ का रेखा का अलग कमरे में सोना होता है। लेकिन जिस कमरे में राम कुमार सो रहा था उसी कमरे में बगल में ही संतोष का चारपाई लगाया होता है। लेकिन जब रात का वक्त होता है पूरे परिवार सन्नाटा तहत सो जाता है, तो संतोष उठने के बाद रेखा के कमरे में जाता है और जैसे करीब जाता पहले तो रेखा देखती है, एक बार सनस रह जाती है। लेकिन इधर संतोष भरोसा दिलाता है कि सब परिवार वाले सो चुके हैं और वहीं जो होता है रिश्ते को अंजाम दे बैठते हैं। अब देने के बाद संतोष जो होता है इधर लगभग 3 से 4 दिन अपने मामा के यहाँ टहल ढूंढ कर रात का वक्त रेखा के साथ ज़रूर बिता लेता है।
तभी एक दिन रात का वक्त होता है और उसी वक्त राम कुमार उठता है, देखता है बगल वाला जो चारपाई है इधर संतोष कुमार यादव का खाली पड़ा है। सन रह जाता कि आखिर कहाँ चला गया। तभी बाहर निकलता है, लेकिन आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स इधर संतोष के बारे में निकल के नहीं आती। लेकिन जैसे बगल कमरे में जाता, देखता दरवाज़ा तो खुला हुआ है और पैर अपने अंदर बढ़ाता है। रेखा के कमरे में देखता, रेखा के बिस्तर पे तो उसके ही बगल में इधर संतोष कुमार यादव है। देख कर वहीं सन सा रह जाता, लेकिन वहीं पर दोनों को समझाते बुझाते कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत बड़ी कहने लग जाता, तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगी की तहस महस करने के लिए फैसला ले लिया था, लेकिन हाँ तुम लोग जो कर रहे हो उसमें हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है। लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि अब हम जो था शादी रेखा से नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ से कल ही बड़े आराम से चले जाना। यह बात जब सुनते हैं दोनों सन सराए जाते हैं, लेकिन इधर संतोष जाकर कमरे में सो जाता है, रेखा अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन दोनों सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो होता है अब हम इधर रेखा के भाई और भाभी को क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में अब इधर दोनों जाकर साइड में बात करना शुरू कर देते। अगर इसकी जानकारी कहीं हमारे भैया और भाभी को लग गया तो आखिर हमारा तो पूरी तरह से बदनामी हो जाएगी। अगर कहीं किसी वक्त राम कुमार का जो मुंह होता है वह खुल गया कहीं जाकर तो हमारी और बदनामी होगी। अभी रेखा और साथ में संतोष कुमार यादव जो होते हैं दोनों मिलकर ऐसा खतरनाक फैसला ले लेते हैं कि अपने ही रास्ते से हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए अब राम कुमार यादव को लग जाते। सोच लेते हैं अगर राम कुमार यादव का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा तो राज किसी के सामने आएगा नहीं। और दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत जो होता है राम कुमार यादव को अपने रास्ते से हटाने के लिए लग जाते हैं। और तभी 13-14 जनवरी साल 2014 का ही रात हो जाए 20 दिन मकर संक्रांति का ठीक त्यौहार ही होता है। जैसे रात का 12 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त जिस कमरे में राम कुमार सो रहा होता है उसी कमरे में संतोष भी सो रहा होता है। और संतोष जैसे देखता राम कुमार काफ़ी घनी में सो चुका है तो दूसरी बगल कमरे में जाता है जिस कमरे में रेखा सो रही होती है, उसको बुलाता है। और बुलाने के बाद रेखा कमरे में ले आता है और दोनों मिलते हैं। रेखा अपनी दुपट्टा निकाल लेती है और निकालने के बाद राम के गले में लगाती है और ज़ोर से दोनों मिलकर खींच लेते हैं। और वहीं हमेशा के लिए राम कुमार यादव के जो प्राण होते हैं पखेरु हो जाते हैं। दोनों उसी वक्त डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लग जाते हैं और वहीं तख्त रखा होता है और तख्त को हटाते हैं। और जो तख्त होता है वह तख्त होता है ठीक जिस कमरे में रेखा ऑलरेडी संबंध इधर संतोष कुमार यादव के साथ बना चुकी होती है। उसी कमरे में रामू की बॉडी को ले जाते हैं, तख्त हटाते हैं और उसी के नीचे लगभग 6 फुट गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में दुपट्टे सहित रामू की बॉडी को डंप कर देते, तख्त ऊपर डालते हैं, फिर वहीं रिश्ते को अंजाम देते हैं। सुबह का टाइम हो जाता है, 14 फरवरी का दिन आ जाता है, मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। इधर चंद्रपाल उठते सोचते हैं कि आखिर हमारा बेटा रामू कहाँ चला गया। सोचते लग जाते हैं उसका रिश्तेदार के यहाँ चला गया हो। लेकिन शाम का टाइम होता है, जब नहीं देखते हैं रामू को चंद्रपाल सोचने लग जाते कहाँ चला गया, फ़ोन लगाते लेकिन तब भी उसका कुछ अता पता नहीं चलता। अब ऐसे तलाशी करते करते शाम का वक्त हो जाता लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन तब तक संतोष कुमार यादव जो होता है अपने गाँव चला जा चुका होता है। लेकिन तब इधर चंद्रपाल जब जानते हैं तब पता नहीं चल रहा है, दोबारा उसी वक्त अपने ही भांजे संतोष के पास फ़ोन कर देते हैं। संतोष जो होता है तुरंत ही अपने मामा के गांव आता है और उन्हीं के साथ मिलकर अपनी मामी और साथ में मामा को लेकर तलाशी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब दूसरे दिन का रात का वक्त होता है तो रात के वक्त दोबारा जो होता है रेखा को लेता है जिस कमरे में रामू की बॉडी को डंप किया गया था उसी कमरे में रिश्ता रखते हैं। फिर उठ के तख्त को हटाते, फिर मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसी में काफ़ी सारे नमक के पाकेट डालकर फिर मिट्टी को डंप कर देते हैं, फिर ऊपर बैठ जाते हैं। वहीं प्लान बनाते हैं अभी हमें 4 दिन और रुकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर हम भागेंगे तो हम पे शंका बन जाएगा। वहाँ रहते हैं 1 दिन और 1 दिन रहने के बाद जो होता है इधर खुद चंद्रभान नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी का। पुलिस की टीम काफ़ी तलाशी करती है, लेकिन जब तलाशी करती है नहीं पता लगता, पुलिस की टीम समझ जाती है कहीं बिना बताए चला गया है। और जब मामले को देखता है संतोष ठंड पड़ गया है तो उसी वक्त रेखा को लेता है और लेने के बाद पंजाब अम्बाला निकल जाता है। लेकिन जब रमेश को देखता, रमेश के सामने कहने लग जाता है कि आखिर जिस लड़की का आखिर रामू जो होता है
शादी की बात सुनकर ना जाने कहाँ चला गया, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। अब इसीलिए हम उससे शादी नहीं कर सकते। रमेश कुमार जो होता है अपनी बहन को अपने पास रख लेता है और इधर पुलिस की टीम तलाशी करते करते लगभग जब 3 महीने का वक्त निकाल देती है, अता पता नहीं चलता। इधर खुद संतोष कुमार यादव को डर सताने लग जाता है। रेखा का मुंह खुल जाता है तो हो सकता है हमारे लिए बखेड़ू खड़ा हो जाए। तो उसी वक्त इधर संतोष एक फैसला लेता है और फैसले के तहत रेखा की शादी के लिए लड़के की तलाशी करता है। तभी उसी के हिसाब से भोपाल का रहने वाला एक राम गोपाल नाम का लड़का होता है, उसके पसंद में आ जाता। आने की वजह से रेखा की शादी राम गोपाल से कर देता। रेखा जो होती है अपने ससुराल में चली जाती है। इधर अपनी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी संतोष यादव बिताने लग जाता है। लेकिन कभी कभी खोज खबर ज़रूर चंद्रपाल से अपने ही मेरे भाई का खबर ले लिया करता, कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया। लेकिन पुलिस की टीम कैसे न तैसे हथकंडे इधर खुद जाकर संतोष कुमार यादव को चढ़ा लेती है। लेकिन सबके सामने जब सच्चाई दोनों मिलकर रखते सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। अब पुलिस की जो टीम होती है दोनों को लेकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।